बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है। एक SHO जिसे अगवा किया गया था उसे कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में। और 2 रोज़ कबल जो है वो बन्नू से अगवा किया गया था SHO को, उसे शहीद कर दिया गया। इसके अलावा एक मुबैना तौर पे अटैक हुआ है वाना में कैडेट कॉलेज पे। वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और इतला के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को कत्ल कर दिया गया है। मैंने उसके मनाज़िर देखे हैं। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा फिल्माया गया है, शायद इसलिए ताकि जो इंटेंसिटी है वो लोगों को पता चले। क्योंकि मैंने बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात और ऑपरेशंस कवर किए हैं, बहुत सारे, इतने सारे कि मैं 2 मरतबा बम धमाकों में ज़ख्मी हुआ, कई मरतबा मैं मरते मरते बचा। मैं ख़ुद कैमरा लेकर अपने हाथ में कैमरा पकड़ के मैं कवरेज करता रहा हूँ। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जानते हैं, सारी ज़िंदगी हमने ये काम किया है। मेरा तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी जर्नलिज़म में। तो बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने कवर किए हैं। रेस्क्यू की चंद वीडियोज़ जो आई वहाँ से, वाना कैडेट कॉलेज से, उनमें क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ तो मुझे इस बात का पता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमले के दौरान इस किस्म की जो फ़िल्म बंदी है वो मुमकिन नहीं होती। जिस तरह के मनाजिर हैं बच्चों को रेस्क्यू करने के, ये वाक़े के बाद किसी ड्रिल के तो हो सकते हैं, लेकिन ये उस वाक़े के दौरान के नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो मनाजिर हैं ये बाद में फिल्माए गए हों या ये उससे मुत्तसल किसी और इलाके के हों, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक थे। कैमरामैन ख़ुद किस मुकाम पर खड़ा है, एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत अजीब लग रहा था। हो सकता है कि हमला ख़त्म होने के बाद ये वीडियो बनाई गई हो, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में वो अर्जेंसी नहीं थी, वो अफरा तफरी, वो इमरजेंसी नहीं थी जो नॉर्मली ऐसे मुकाम पे होती है। बहरहाल आज एक बड़ा दिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हो रहा है। इस जरगे में जो शमूलियत है पॉलिटिकल पार्टियों की, स्टेक होल्डर्स की, वो बताएगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट जरगा है। फिर इसके अंदर जो फ़ैसले आएंगे और इसका जो एलामिया जारी किया जाएगा, अब जब हम नेक्स्ट वीलॉग करेंगे तो आप सुनेंगे कि इसका एलामिया क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एलामिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो एक रुख का तयन करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी से कैसे निमटना चाहती है या निमटने का रास्ता क्या है। ये इशू तो बन गया, लेकिन गुज़िश्ता रात मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख कर कि जश्न का समा था, जश्न चल रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी 27वीं आईनी तरमीम की। सरदारी साहब ने तमाम जो जमातें हैं इत्तहादी, उन्हें बुलाया हुआ था, इशाइया हो रहा था, दावत हो रही थी, जश्न हो रहा था। वज़ीर आज़म वाज़ देयर और सदर भी वहाँ थे, बाकी लोगों को भी बुलाया गया था। तो किस बात का ये लोग जश्न मना रहे थे? यानी कल का दिन इतना अफसोसनाक था कि एक तो वाना में हमले की बड़ी खौफनाक कोशिश हुई, इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ जिसमें 30 के करीब लोग ज़ख्मी और 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अब दिल्ली के अंदर 8 लोग मारे जाते हैं तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है। उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और वो उसको एक ऐसे वाक़े के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है और वहाँ पे 8 लोगों की मरने पे इतना वबीला मचता है धमाके के बाद। पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और उसी रात वहाँ पे एक इशाइया किया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ। PMLN को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि इरफान सिद्दीकी साहब के लिए रुक जाइए, अभी हम सोग में हैं, हम 1 आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी आवाज़ उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहीं क्रिकेट खेली है जाकर, उन्हें वो नहीं खेलनी चाहिए थी जब दहशतगर्दी हो रही थी। तो ये अब दूसरी तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज का जो एक जरगा है, बड़ी खबर तो वहाँ से आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन वाक़यात के बारे में क्या सोच रही है और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर क्या चीज़ें तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। 3 ऐसे दारुल हुकूमत हैं, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और एक काबुल अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत।
खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है, जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं। वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए हैं, अब वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है, जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वज़ीर दिफ़ा ने, ख्वाजा आसिफ ने, बराह रास्त अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दिया है और उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है, ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर लग गया है। अब इन तीनों मुल्कों में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तनाव पैदा हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने या उनके तालिबान ने नहीं रोकना। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकनी है, हमारी इंटेलिजेंस ने उसे नाकाम बनाना है। जबकि हमने अफ़गानिस्तान के साथ ये मामला तय करने हैं, उनके साथ बिठाकर बात करनी है, दबाव डालकर, सख्ती से, नरमी से, जैसे भी हमने करना है। अफ़गानिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ़गानिस्तान में भी। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो इसकी बेनिफिशरी जो है वो तीनों मुल्कों के जर्नैल होंगे। अगर एक मुख्तसर लड़ाई होती है, मैं लंबी लड़ाई की बात नहीं कर रहा, 2, 4, 5 दिन, 6 दिन की टुक टक लगती है, अगर हफ्ता 2 हफ्ता, तो जर्नैल जो हैं वो तीनों मुल्कों के इसके बेनिफिशरी होंगे और तीनों मुल्कों के जो फाशिस्ट हुक्मरान हैं वो भी इसके बेनिफिशरी होंगे। क्योंकि लड़ाई में लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है। इंडिया कहेगा हम जीत गए, पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए और अफ़गानिस्तान कहेगा हम जीत गए। तो इस तरीके से तीनों मुल्कों के लोग जो हैं वो अपने अपनी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। जो तीनों मुल्कों के हुक्मरान हैं वो यही करेंगे और यही हम माजी में भी देखते रहे हैं। नादरीन, ख्वाजा आसिफ ने एक बात की है, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको लेकर जाऊँगा आईनी तरमीम वाले मामले पे। अब वहाँ पे जज साहब का जो एक स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अलार्मिंग किस्म का है, जो जज साहब ने ख़त लिखा उसमें। अच्छा, इसमें ना जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है वो कहते हैं मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मेरे पास इसके असरात जानने की सहूलत नहीं है। मुझे नहीं पता कल इसके नतीजे में क्या होगा, लेकिन 40 साल बाद तारीख़दान बताएंगे कि ये सही था या गलत था। जनरल ज़िया ने आज से 40 साल पहले जो कुछ किया वो गलत था, मैं उस पर तनकीद भी करता हूँ। आज मेरे वालिद उसकी काबीना का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास भी सहूलत मैसर नहीं थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये ना आजकल के दौर में स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चे को पता होता है कि सही क्या और गलत क्या है। कुछ उसूल हैं जो दुनिया ने पूरी ने वज़ा कर दिए हैं, कुछ तो हमारे इस्लाम के उसूल हैं, उनसे आप दूर नहीं जा सकते। इंसानी अखलाकी उसूल हैं, उनसे आप नहीं दूर हट सकते, जो आप लोगों ने छोड़ दिए। और कुछ बुनियादी उसूल है। नंबर 1 ये है कि मैंडेट का एहतराम आपको हर हाल में करना चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं। मेरिट होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब है आप गलत सर खड़े हैं, गलत कर रहे हैं। आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, फ़र्द वाहिद के लिए आइन तब्दील नहीं होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। फिर अपने हलफ से किसी को गद्दारी नहीं करनी चाहिए, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो भी गलत कर रही है। फिर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए, राय के इजहार को उस वक्त कुचला जाता है जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है, लिहाजा ये भी पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं। सेट पैटर्न मौजूद है, कुछ उसूल मौजूद है, आप उन्हें अपनाएं तो आपको गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी अपने कामों में। आपके वालिद साहब भी अगर ये करते तो एक डिक्टेटर के साथ खड़े ना होते, और अगर आप भी करते तो आप डिक्टेटर को सपोर्ट ना करते। आप खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं एक हाइब्रिड निज़ाम का, यानी दोगले निज़ाम का सपोर्टर हूँ। तो जो चीज़ दोगली होती है वो ठीक तो नहीं होती ना। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ पे, उनकी मैं थोड़ी तस्हीह कर दूँ, मामला ये ऐसे। अतरबुल्लाह साहब ने ये जो ख़त लिखा ना 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें उन्होंने 2 बड़े खौफनाक हक़ाइक़ बयान किए। ये इंकशाफात हैं और दोनों उन्होंने चीफ़ जस्टिस के हवाले से कहे कि 2 ऐसे चीफ़ जस्टिस थे जिन्होंने अतर मिनल्लाह साहब को या जजों को बताया कि हम कहाँ पहुँच गए। एक चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जबरी गुमशुदगी का जो रुझान है वो मेरे दरवाजे तक पहुँच चुका है, यानी मेरे अपने बंदे अगवा हो रहे हैं, जबरी तौर पे लापता करने का रुझान
मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है, अंदाज़ा कीजिए आप। और दूसरे जो चीफ जस्टिस हैं, जो गालिबन काजी फ़ायद ईसा थे, उन्होंने बताया कि मार्शल के निफाज को मैं रोक रहा हूँ, वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अंदाज़ा करें आप, यानी एक चीफ जस्टिस मिलिट्री से इतना डरा हुआ था कि वो ये कह रहा था कि मैं मार्शल को रोक रहा हूँ, नरमी पैदा करके मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों में या उन जमातों में जो हारी हुई हैं उनको बांट के, पीडीएम की जमातों में बांट के मैं फ़ौज को मार्शल लगाने से रोक रहा हूँ, और अगर हमने उनकी बात ना मानी तो वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अंदाज़ा करें इस लेवल पे जजेस पहुँच गए। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। जावेद हाशमी साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम इस मुल्क के आइन पर एक बदनुमा दाग है। ये सरजमीन बेआइन हो चुकी है जहाँ ज़मीर बेचकर लोग हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बनते हैं। सवाल यह है कि हमें जो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मिला था वो कहाँ गुम हो गया। आज का पाकिस्तान आधा मफलूज और टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसका जिम्मेदार अस्करी क़यादत और बिके हुए सियासतदान है। आसिफ मुनीर, याद रखो, जब अल्लाह एहतसाब करता है तो ना ताकत बचाती है, ना ओहदा, ना वर्दी। मकाफाते अमल से कोई नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। ये जावेद हाशमी साहब ने फरमाया। फिर इन्होंने कहा जी कि कभी कोई जर्नैल किसी दूसरे जर्नैल का एहतसाब नहीं करेगा। जो अदलिया में ईमानदार जज इन जालिमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं उनका साथ दो। बाजुआ और कियानी की करप्शन रोज़े रोशन की तरह सबके सामने है, लेकिन कभी किसी ने उन पर हाथ डाला ही नहीं, बल्कि उनकी करप्शन पर बात करता है उसे गद्दार बना देते हैं। ये जनाब जावेद हाशमी साहब ने क्लैरिटी के साथ बात की है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ नाज़रीन रखता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने वो तकारीर काट दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनमें तहरीक इंसाफ के लोग ये जो इस्तिस्ना है इसके ऊपर बात कर रहे थे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने उसे काट ही दिया, पीटीवी ने दिखाया ही नहीं। और बाद में कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पीटीआई ने बात ही नहीं की इस्तिस्ना के ऊपर, तरमीम के ऊपर कोई मुखालफत ही नहीं की, तो ये तो सजदे में गिर गए। लेकिन मैंने वो तकरीर सुनी शाहिद खटक की, और एक दो और लोग हैं उनका भी क्लेम आया, लेकिन मैंने तकरीर जो सुनी है वो शाहिद खटक की सुनी है। उन्होंने तो खुलकर कहा कि इस मुल्क में कभी किसी जर्नैल को सजा ही नहीं होती। फिर उन्होंने कहा इस्तिस्ना तो बुज़दिल को चाहिए होता है, जो डरता है, जो गलत करता है, जिसके दिल में चोर होता है, वो इस्तिस्ना मांगता है। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलाया ही नहीं गया। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो एक हमेशा से ऐसे ही रहा है, जिसकी हुकूमत होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। निस्बतन इमरान खान के दौर में इसको थोड़ी आज़ादी मिली थी, या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया को कुछ आज़ादी मिली थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान का सारा मीडिया पीटीवी की जगह पहुंचा हुआ है, और पीटीवी जो है वो किसी और मकाम पे पहुंच गया है, यानी उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। नाज़रीन, असेंबली के हवाले से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हुकूमत के लोग हैं ना, ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये पॉइंट वहाँ पर असेंबली में उठाया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट जो है उसका नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी कि ये एक बड़ी अहम बात है कि हुकूमत या हुकूमती अरकान जो ये तरमीम लेकर आए, वो तरमीम के हक़ में तो कोई बात ही नहीं कर रहे, उसके फ़ायदे तो बता ही नहीं रहे। यानी तरमीम के फ़ायदे बताओ ना। आज तरमीम आप लेकर आएँ तो खड़े होकर आप कहें जी तरमीम में ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ अच्छी, हम इसलिए लेकर आए। तो तरमीम के फ़वाइद बताने की बजाय, उसकी खूबियाँ बताने की बजाय, इन्होंने सारी तकरीरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुराइयों में कर दी। ये शेर अफजल मरवत साहब ने नुक्ता उठाया, और बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। देखिए, तरमीम में कुछ अच्छा है ही नहीं, ये तरमीम एक शर्मिंदगी है। ख्वाजा आसिफ से जब एक टॉक शो में पूछा किसी ने कि क्या नवाज शरीफ आएगा इसमें वोट डालने के लिए, तो उन्होंने बड़ा ना धीमे से हाँ जी वो आएंगे जनाब, ऐसे करके जवाब दिया। इसका मतलब आप जानते हैं बेचारे सारे के सारे डिप्रेशन में हैं कि हमसे क्या करवाया जा रहा है, इनसे बेड़ा गर्क किस्म का काम करवाया जा रहा है। ना इनकी इज्जत बचेगी, ना इनकी सियासत बचेगी। जो 4 वोट इनको पड़ते थे वो भी इनको दोबारा नहीं पड़ेंगे। नाज़रीन, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की वारदातें हैं ना, ये बड़ी पुरानी है। मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत पुरानी वीडियो है, पीटीवी की वीडियो है, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर की वीडियो है। ज़रा ये वीडियो आप सुने। ये वीडियो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे पाकिस्तानियों को हमेशा से चूना लगाया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये सुनिए। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा।
जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के उस अमल की तायीद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करने और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है, और क्या आप इस अमल को जारी रखने, मजीद उस्तवार करने और मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने की हिमायत करते हैं। अगर वोट डालने वालों की अक्सरियत ने इस सवाल का हाँ में जवाब दिया तो उसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है, उसकी पॉलिसियों की तायीद की है और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब। तो नाज़रीन, ये है तरीका वारदात। आप सुने, यानी जनरल ज़ियाउल हक ने जो सवाल उठाया पब्लिक के सामने रखा, वो क्या रखा? सवाल रखा कि जनरल ज़ियाउल हक जो इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है, क्या आपको वो पसंद है? क्या आप पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप हाँ कह दें। यानी कौन है जो ना कहेगा? इसमें पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। और वो जनाब 80s के दौर की ये बात है। ये 19 दिसंबर 1984 को करवाया गया था ये रेफरेंडम। तो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तानियों से सवाल क्या पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं? पाकिस्तानियों ने कहा हाँ। तो ज़ियाउल हक ने कहा इसका मतलब है आपने मुझे 5 साल के लिए मुंतखब कर दिया। अंदाज़ा करें ये ऐसे कौम को चूना लगाते हैं, इस तरीके में ये शुगर कोटेड करके, यानी चीनी में लपेट के आपको जहर खिलाते हैं। ये अभी जो तरमीम है इसके अंदर भी फैसल वाडा या बाकी लोग जो हैं वो अलग अलग कहानियाँ सुना रहे हैं। मैं जावेद लतीफ़ की कहानी सुन के हैरान रह गया। अच्छे खासे समझदार आदमी है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं उनके साथ। जावेद लतीफ़ साहब एक दोस्त की तरह रहे हैं, लेकिन काम चेक करें उनका। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया बड़ा शरारती है और इंडिया बड़ा जालिम है, उसको शिकस्त हुई है, लिहाजा ये तरमीम करनी पड़ी। भाई, आर्मी चीफ को आपने इस्तिस्ना दे दिया कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, तो क्या इंडिया लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के किसी थाने में मुकदमा करवाने आ रहा था आर्मी चीफ के खिलाफ? या कोई पटिशन करने लगा था पाकिस्तान की किसी अदालत में आर्मी चीफ के खिलाफ? ये इस्तिस्ना आपने पाकिस्तान के अंदर दिया है यार, हद हो गई। अब इस तरह तो अवाम को आप बेवकूफ़ ना बनाए ना, या इस तरह की कहानियां तो आप अवाम को ना सुनाएं। ये ज़्यादती है, ये गलत है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। देखें, कुछ लोग इरफान सिद्दीकी साहब की, मुझे अफसोस है उनके इंतकाल के मामले को जिस तरह से कंट्रोवर्शियल किया गया या वो हो गया, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उस वक्त सेनेट का इजलास चल रहा था, वो मुलतवी नहीं करना था। तो जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे जर्नलिस्ट ये कह रहे थे जी वो नहीं फौत हुए। तो दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी इरफान सिद्दीकी साहब के किरदार पे बात करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं या सीना को भी कर रहे हैं, जिन्होंने खुद मासूम शहरियों की लाशों का मजाक उड़ाया था और बार बार मजाक उड़ाया था। यानी जो लोग शहीद हो गए थे उनकी लाशों का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी लाशों का तमस्कर उड़ा रहे थे, अजीबोगरीब अंदाज में लोगों का जिस चौक में कत्लेआम हुआ वहीं पे मजाक कर रहे थे। वो लोग भी आज ये बात करते हैं जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ की लाश का मजाक उड़ाया था। वो कैसे ये बात कर सकते हैं? ये बात वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि चंद दिन के लिए ज़रूर उनकी फैमिली के लिए, रवादारी के लिए 2-4-5 दिन खामोशी रहनी चाहिए, लेकिन जिसका जो किरदार है वो हमेशा रहता है, वो बेनकाब रहता है। सबको जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे जवाब देना है। इस दुनिया में जिसने बुरा किया तारीख ने लिख लिया और तारीख के अंदर उसका स्याह चेहरा हमेशा मौजूद रहा। ये वक्त आएगा जब इनके किरदार सबके डिस्कस होंगे कि इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या किया था, सुहेल वड़ाइश साहब ने क्या किया था, अंसार अब्बासी साहब ने क्या किया था, तलत हुसैन साहब ने क्या किया। जिसने जो किया है ना, ये इनके सामने आ जाएगा। इनकी औलादें भी इसको याद रखेंगी इन लोगों ने क्या किया था उस वक्त। तो ये सारी दुनिया ने देखना है और ये होना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।